हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल डिकोड। टीम लीगल डिकोड लेके आई है क्रैश कोड, जहां कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के वो सारे टॉपिक डील किए जाएंगे जो एनटीए यूजीसी द्वारा कंडक्टेड नेट एग्जाम में आ सकते हैं। ये यूजीसी एनटीए नेट सिलेबस में कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का 6 टॉपिक है, जो कि है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड अकाउंटेबिलिटी, इंडिया, यूके, यूएस। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मेहनत को अप्रिशिएट करें। बहुत से लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, हमें मोटिवेट करें, बेल आइकन प्रेस कर ले सो दैट फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा ना, हम आगे जाके आपके लिए सारे लॉ सब्जेक्ट के लिए वीडियोस लाएंगे। नाउ आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो लास्ट वीडियो का सवाल था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट जो यूके में पास हुआ था, ये किस ईयर में पास हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है द ईयर 2005, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि और गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करना एंड जुडिशरी का काम है लॉ को इंटरप्रेट करना। नाउ जुडिशियल रिव्यू से जुडिशरी बाकी दोनों ऑर्गन के एक्शन को, लेजिस्लेटिव एक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, इनमें तो चेक कर लेती है, लेकिन जुडिशियल एक्शन पे किसी भी तरह का रिव्यू या री एग्जामिनेशन नहीं होता है। तो जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को लाया गया था, ताकि जुडिशरी का भी एक्शन का कोई रिव्यू कर सके। नाउ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इसका मतलब ये होता है कि जुडिशरी एज एन ऑर्गन बाकी दोनों ऑर्गन, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के इंटरफेरेंस से फ्री रहेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी दोनों ऑर्गन इनमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी, लेकिन हाँ, एक सेपरेशन ऑफ पावर का मेंटेनेंस किया जाएगा। तो ये एक फेसेट है, ये एक एग्जांपल है किसका? रूल ऑफ लॉ का, और साथ ही साथ सेपरेशन ऑफ पावर का भी। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर और रूल ऑफ लॉ, इन दोनों चीज़ों को मेंटेन करती है। ना क्या ज़रूरत है इस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का? तो ये बाकी दोनों ऑर्गन के फंक्शनिंग को भी एग्जामिन और स्क्रूटनाइज करती है। तो यानी कि ये क्या हो गया? ये एक तरह का फंक्शन ऑफ चेक एंड बैलेंस हो गया। नाउ जुडिशियल इंडिपेंडेंस मेंटेन करने से वो प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को भी मेंटेन करेगी, और अगर उनके पास डिस्प्यूट आया है किसी प्रकार का, अगर वो डिस्प्यूट स्टेट से रिलेटेड है, इंडिविजुअल से रिलेटेड है, तो इन डिस्प्यूट को भी जुडिशरी को रेफर करके उनका रेमेडी लिया जा सकता है। नाम देखते हैं कि अलग अलग कंट्री में ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस किस प्रकार से है। तो यूके में जुडिशियल इंडिपेंडेंस आने में काफ़ी समय लग गया था। द रीज़न बीइंग कि वहाँ पे जो जजेस थे, दे वेर होल्डिंग द पोजीशन एज पर द प्लेजर ऑफ द क्राउन। तो वहाँ पे उनका डिसमिसल एट द विल ऑफ द किंग, जो किंग थे या जो क्राउन थे, उनके प्लेजर मात्र पे उनका डिसमिसल हो जाता था। इस कारण से क्या हो गया था, जो जजेस थे वो एग्जीक्यूटिव के सबऑर्डिनेट हो गए थे ना। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सब्सिक्वेंटली वहाँ पे एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701 पास किया गया था, जिससे जो सिक्योरिटी ऑफ जुडिशियल टेन्योर है, यानी कि अब उनका डिसमिसल मियरली ऑन द प्लेजर ऑफ क्राउन नहीं होगा। सब्सिक्वेंटली और भी चीज़ें लाई गई उनके इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए, जैसे कि जो यूके की पार्लियामेंट थी ना, वो किसी भी केस पे कमेंट नहीं करेगी, और एमपी को भी प्रोटेक्शन मिला था जुडिशियल एग्जामिनेशन से। लेकिन सब्सिक्वेंटली कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005 आया था, जिससे कि जो पोस्ट था लॉर्ड चांसलर का, इस पोस्ट को एबॉलिश कर दिया गया और सारा जुडिशियल फंक्शन लॉर्ड चीफ जस्टिस के हाथ में दे दिया गया था। यहाँ पे क्या किया गया था, जो लॉर्ड चीफ जस्टिस है अब वो हेड ऑफ जुडिशरी बन गए थे रादर देन लॉर्ड चांसलर। लेकिन अभी भी वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जैसी कोई भी बॉडी नहीं थी। सब्सिक्वेंटली 2009 में सेम एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया था, और अब जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील थी वो सुप्रीम कोर्ट बन गई थी। इससे पहले हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील वो थी यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ लॉर्ड। सब्सिक्वेंटली यूके में जो पेमेंट ऑफ जजेस होती है, उनके लिए भी एक इंडिपेंडेंट पे रिव्यू बॉडी बनाई गई थी। नाम अगले कंट्री को देखते हैं, यूएस में। यूएस में आर्टिकल 3 ये साफ साफ बात करता है कि जुडिशरी शैल बी अ सेपरेट एंटिटी, और ये स्टैब्लिश करता है फेडरल कोर्ट को एज अ पार्ट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस होंगे वो प्रेसिडेंट ही करेंगे बाय द एड एंड कंसेंट ऑफ द सेनेट, और एक बार वो अपॉइंट हो गए तो उनका रिमूवल कभी भी नहीं होने वाला अनटिल एंड अनलेस उनका डेथ हो जाए, या वो रिज़ाइन कर दे, या उनका इम्पीचमेंट हो जाए, अदरवाइज उनका कभी भी रिमूवल नहीं होने वाला।
यूएस में सुप्रीम कोर्ट ने रैंडल वर्सेस ब्रिंघम में बोला था दैट जितने भी जुडिशियल ऑफिसर हैं उनको सिविल एक्शन से एग्जेम्पशन मिला रहेगा अगर उन्होंने अपने जुडिशन में काम किया तो, या फिर अगर वो अपने जुडिशन के बाहर काम करे तो भी उनको ये प्रोटेक्शन मिला हुआ है अनटिल एंड अनलेस उन्होंने ये जुडिशन को एक्सीड मैलिशियसली या करप्टली नहीं किया है। तो यहाँ पे जुडिशरी को इंडिपेंडेंस दिया गया है ताकि उन पर किसी भी प्रकार का सिविल एक्शन ना हो पाए। नाम देखते हैं इंडिया में क्या है। तो इंडिया में इसके लिए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, यानी कि जो जजेस होते हैं, जजेस एट द विल ऑफ द प्रेसिडेंट या गवर्नर काम नहीं करते हैं, वो एक पर्टिकुलर टेन्योर से काम करते हैं और ये दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 124 क्लॉज 2 सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए एंड 217 क्लॉज 1 हाई कोर्ट जजेस के लिए। उनकी सैलरी और अलाउंस को भी डिक्रीज नहीं किया सकता है, 125 क्लॉज 2 में दिया हुआ है। जो उनका पावर एंड जुडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, ये कभी भी घटाया नहीं जा सकता, इट कैन नॉट बी कर्टेल्ड, इट कैन ओनली बी इंक्रीज्ड। साथ ही साथ कभी भी जजेस के कंडक्ट पे पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में किसी प्रकार का डिस्कशन नहीं होगा। 211 में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट लेजिस्लेचर पे है एंड 121 पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट पे है। साथ ही साथ जो पावर है पनिश करने कंटेम्प्ट के लिए, ये पावर भी सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 129 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 215 दोनों के पास है। साथ ही साथ जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन की बात की गई है अंडर आर्टिकल 15 और किसी प्रकार का प्रैक्टिस वो सेम कोर्ट में जजेस नहीं करेंगे, ये भी 124 क्लॉज 7 में दिया गया। नाउ जुडिशरी को और इलाबरेट करने के लिए ट्रांसफ़र ऑफ जजेस, इनमें भी जुडिशियल इंडिपेंडेंस को सिक्योर किया गया था। एक लंबी सी कहानी थी। सबसे पहला केस आया था एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया था कि कंसल्टेशन का मतलब कंसल्टेशन ही होता है और यहाँ पे जो प्राइमेसी दिया जाएगा, यानी कि जो सुप्रीमेसी दिया जाएगा वो प्रेसिडेंट के ओपिनियन को दिया जाएगा, यानी कि किस जज को अपॉइंट करना है ये प्रेसिडेंट मात्र ही डिसाइड करेंगे, इसमें किसी प्रकार के जजेस का रोल नहीं होगा। लेकिन इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने सब्सिक्वेंटली ओवररूल किया इन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एसपी गुप्ता का जजमेंट एरोनियस था एंड कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस होता है, कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस होता है और प्राइमेसी जो इससे पहले प्रेसिडेंट के पास थे अब वो प्राइमेसी सीजेआई के पास, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास चली गई थी। दैट इज़ कि अब जिनका भी अपॉइंटमेंट होगा एज अ जज उसमें सीजेआई का मेजर ओपिनियन रोल होगा। सब्सिक्वेंटली इस जजमेंट को फिर से सब्सटैंशिएट किया गया था इन री प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एडवाइस जो सीजे देंगे वो प्रॉपर कंसल्टेशन, यानी कि जितने भी अपने सीनियर मोस्ट जज है उनसे कंसल्ट करने के बाद ही देंगे। सब्सिक्वेंटली हमारे पार्लियामेंट ने 99th अमेंडमेंट एक्ट पास किया था जिससे कि नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी अपॉइंटमेंट कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था, जिससे कि कुछ चाहते थे कि वो पावर उनके पास भी आ जाए, जो सीजीआई का प्राइमेसी है उसको थोड़ा कम किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सब्सिक्वेंटली इस चीज़ को ओवररूल किया था इन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया था। नाउ हम देखते हैं अगला जुडिशियल एक्टिविज्म। तो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? ये चीज़ ओरिजिनेट हुआ था यूएस में इन द ईयर 1947 एंड द टर्म वाज कॉइन्ड बाय हिस्टोरियन आर्थर स्लेजिंगर 1947 में, और इंडिया में इसका फाउंडेशन ले डाउन किया गया था ऑनरेबल जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर एंड ऑनरेबल जस्टिस पीएन भगवती के द्वारा। तो ये जो टर्म है जुडिशियल एक्टिविज्म, ये इम्प्लाई करता है कि जो जजमेंट होगा, जो रूलिंग होगा, इट मस्ट बी बेस्ड अपॉन द व्यू ऑफ द जजेस रादर दैन जो प्रेसिडेंट सेट किया गया है। तो वो उनके अपने ओपिनियन होंगे, अपने व्यू पॉइंट होंगे रादर दैन जो इससे पहले जुडिशियल प्रेसिडेंट ले डाउन किए गए थे। तो जुडिशियल एक्टिविज्म में जुडिशियल रिव्यू के पावर के द्वारा गवर्नमेंट के एक्ट को सेटिसाइड या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला जाता है। तो ये हो गया जुडिशियल एक्टिविज्म। ना जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब हो गया किसी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलना। ना अगर कोर्ट ये काम करना ना करे, यानी कि वो किसी एक्ट का कॉन्स्टिट्यूशनली एग्जामिन ना करे और वो इसे करने से रोक दे, तो ये हो गया जुडिशियल रिस्ट्रेंट। तो जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिस्ट्रेंट ये बिल्कुल अपोजिट वर्ड है, जहाँ पे गवर्नमेंट के एक्ट का अकाउंटेबिलिटी सेट किया जाता है, उनका एग्जामिनेशन किया जाता है, तो वो हो गया जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, और जहाँ पे उनका एग्जामिनेशन नहीं किया जाता तो वो हो गया जुडिशियल रिस्ट्रेंट। नाउ अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जुडिशियल एक्टिविज्म का इस्तेमाल करते हुए दूसरे बॉडी के फंक्शनिंग में इंटरफेयर कर दे, तो ये जुडिशियल एडवर्टिज्म को हम लोग कहते हैं जुडिशियल ओवररीच। तो जुडिशियल एक्टिविज्म अगर वो एक्सीड कर गया तो वो जुडिशियल ओवररीच हो गया, और जुडिशियल एक्टिविज्म का अपोजिट होता है जुडिशियल रिस्ट्रेंट। नाउ ये जुडिशियल एक्टिविज्म यूके में तो ऑफकोर्स आने में लेट लग गया था, जैसे हम लोग पहले देखा था जुडिशियल इंडिपेंडेंस आने में काफ़ी देर हो गई थी। तो आर वर्सेस प्राइम मिनिस्टर में यहाँ पे उस समय
यूएस की कोर्ट ने कहा था दैट जुडिशियल रिव्यू पार्लियामेंट्री अफेयर पे भी एग्जामिन हो सकता है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो रॉयल प्रेरोगेटिव का पावर था पार्लियामेंट का, उसको कम किया था, उसको लिमिट किया था। साथ ही साथ काउंसिल ऑफ सिविल सर्विस वर्सेस मिनिस्टर ऑफ सिविल सर्विस में सुप्रीम कोर्ट ने रॉयल प्रेरोगेटिव को जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्ट माना था, यानी कि जो भी रॉयल प्रेरोगेटिव, जो भी पार्लियामेंट का ऑर्डर होगा उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अब हम यूएस में देखते हैं, तो यूएस में जुडिशियल एक्टिविज्म काफ़ी जजमेंट के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, जिसमें सबसे पहला जजमेंट था ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने वाइट के लिए अलग स्कूल और ब्लैक के लिए अलग स्कूल, इस ऑर्डर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था। और सब्सिक्वेंटली सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसी वर्सेस फर्गुसन के जजमेंट को ओवररूल किया था। सब्सिक्वेंटली रो वर्सेस वेड में सुप्रीम कोर्ट ने वुमेन का राइट टू अबॉर्शन इसे फंडामेंटल राइट बोला था। लेकिन जैसा आप सभी जानते हैं 2022 में सुप्रीम कोर्ट का यूएस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है डॉग वर्सेस जैक्सन वुमेन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस रो वर्सेस वेड के जजमेंट को ओवररूल कर दिया है ना। वहाँ पे वुमेन के पास ऐसा राइट टू अबॉर्शन नहीं है। काफ़ी प्रोटेस्ट चली है, देखिए उसका नतीजा क्या आता है। बुश वर्सेस गोर में सुप्रीम कोर्ट ने रीकाउंटिंग ऑफ बैलेट को रोक दिया था, उस पर रोक लगाया था। और साथ ही साथ ड्रेड वर्सेस स्टैनफोर्ड में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, जिससे कि वहाँ के जो ब्लैक पीपल हैं उनके उद्धार करने के लिए जजमेंट पास किया था। नाउ इंडिया में जुडिशियल एक्टिविज्म सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है, और ये आर्टिकल नंबर 13, 19, 21, 32, 142, 226 इन सभी आर्टिकल को पढ़ने के बाद प्रतीत हो सकता है। जुडिशियल एक्टिविज्म का ही एक प्रोडक्ट इंडिया में वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, BIL। कुछ फेमस केस लॉ जुडिशियल एक्टिविज्म के रिगार्डिंग केशवनंदा भारती और स्टेट ऑफ केरला, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर को टैम्पर नहीं कर सकते हैं। वहीं शीला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने एक लेटर को भी एज रिट पिटिशन ट्रीट करके उस पर कॉग्निजेंस लिया था। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट ने लेजिस्लेचर का एक्ट को परफॉर्म करते हुए कुछ गाइडलाइन सेट किए थे, किसके रिगार्डिंग? सेक्सुअल हैरासमेंट के रिगार्डिंग। वहीं हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू स्पीडी ट्रायल इसे भी फंडामेंटल राइट घोषित किया था। जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे एक्ट किए हैं जो जुडिशरी एक्टिवली काम की थी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के लूप होल को फिल करने के लिए। हम लोग आगे देखते हैं जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी क्या होता है। तो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और जुडिशियल इंडिपेंडेंस ये सभी बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, और जिस भी अथॉरिटी के पास पावर होती है तो उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए कि वो उस पावर को किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और जुडिशियल इंडिपेंडेंस ये भाई भाई है, दोनों रहेंगे और दोनों साथ ही रहेंगे हमेशा। जहाँ पे इंडिपेंडेंस है वहाँ अकाउंटेबिलिटी होना ही चाहिए, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होना ही चाहिए। तो सिंपली अगर बात कहा जाए तो अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अपने एक्शन और अपने डिसीजन का। यूके में क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो पार्लियामेंट सॉवरेन है और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी काफ़ी लिमिटेड है। तो यूके में एक एथिकल कोड है जैसा कि सेम इंडिया में भी है, और इस एथिकल कोड से वो अपने एथिक्स को अकाउंटेबल ठहराते हैं। अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए जुडिशियल इंक्वायरी भी लगाया गया है। अगर कोई जज मिसकंडक्ट या करप्शन में विलुप्त पाया जाता है तो उन पर जुडिशियल इंक्वायरी भी ऑर्डर की जाती है ना। यूएस में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट मैकेनिज्म है। इसका मतलब ये हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है वो ओवरसी करती है जुडिशियल इंडिपेंडेंस को। तो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी वहाँ पे कैसे होता है? तो वहाँ पे उनके अलग अपने अपने एक्ट है। तो जैसे जजेस जो होते हैं वो लिमिट किए गए हैं एथिकल लॉ के द्वारा, और जज के फंड का भी ऑडिट किया जाता है हर साल दर साल। इंडिया में जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी काफ़ी अच्छे तौर पे लिखा गया है। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी ये हमारे संविधान में दिया हुआ है, और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है क्या? तो जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक इंस्टीट्यूशन का क्या हो पाए? स्क्रूटनी हो पाए, वो ट्रांसपेरेंट रहे, ऑनेस्ट रहे और एफिशिएंट रहे ना। जुडिशियल इंडिपेंडेंस हमारे संविधान में दिया हुआ है, आर्टिकल 124 से 217 में दिया हुआ है, जहाँ पे जो जजेस है वो रिमूव किए जा सकते हैं ओनली बाय वे ऑफ इम्पीचमेंट। उनका सैलरी और अलाउंस ये कभी भी डिक्रीज़ नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा। किसी प्रकार का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उनके अपॉइंटमेंट में नहीं होगा, और उनके रिमूवल का प्रोसेस ये भी काफ़ी डिफिकल्ट है, और आज तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को पार्लियामेंट द्वारा रिमूव नहीं किया गया है। सब्सिक्वेंटली हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ जुडिशियल लाइफ इस कॉन्फ्रेंस में जो रेजोल्यूशन पास किया गया था उसे अडॉप्ट किया था, और सब्सिक्वेंटली उन्होंने बैंगलोर प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट, ध्यान रखिएगा ये किसके रिगार्डिंग है? तो ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के रिगार्डिंग है, इसे भी अडॉप्ट किया था।
ना इसमें प्रिंसिपल है, 6 प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल है इंडिपेंडेंस का, प्रोप्राइटरी एंड कॉम्पिटेंस का, इंटीग्रिटी का, इक्विटी का, इम्पार्शियलिटी का और डिलीजेंस का। तो जजेस को ये सभी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट था 2020 का, CPIO सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्सेस सुभाष अग्रवाल, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस को एक पब्लिक अथॉरिटी घोषित किया था। इससे ये हुआ कि अब वो अकाउंटेबल होंगे। तो CJI का ऑफिस, दे विल बी अकाउंटेबल फॉर द एक्ट डन बाय देम। सब्सिक्वेंटली पार्लियामेंट में जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी बिल 2012 भी लोकसभा में पास किया गया था, लेकिन अभी तक ये लोकसभा में ही पेंडिंग है और इसके ऊपर कोई भी अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी ये दोनों एक सोसाइटी में हमेशा रहेंगे, ताकि जुडिशरी पे अकाउंटेबिलिटी दी जा सके। नाउ ये हमारे आज का सवाल है, इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये आपको मार्क करना है। आपके सामने आपके ये रहे ऑप्शन, डू कमेंट डाउन बिलो, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। लीगल डिकोड जल्द ही एक MCQ सीरीज लेके आएगी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो डू कमेंट डाउन बिलो एंड फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन। अगर कोई डाउट है या किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो डू कमेंट डाउन बिलो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ये ज़रूर करें। थैंक यू।